हेलो एंड वेलकम बैक टू राजस्थान अखाड़ा। आरएएस मेंस पेपर 3 लॉ सेक्शन। अभी तक हम कुछ एक्ट्स डिस्कस कर चुके हैं। आज हम देखने वाले हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लॉ इंक्लूडिंग साइबर क्राइम, कॉन्सेप्ट, पर्पस एंड प्रोस्पेक्ट। Initially we will discuss about the types of cybercrime, their mechanism and modus operandi. Then we will discuss initiative, measures and mechanism in India to prevent cybercrime. और उसके बाद हम देखेंगे एक इंपॉर्टेंट एक्ट, आईटी एक्ट 2000, वेरी इंपॉर्टेंट एक्ट फॉर योर एग्जाम। इसके अंदर सजा के प्रावधान, पीनल प्रोविजन बता रखे हैं कि एक तरह का साइबर क्राइम होता है तो उसके लिए क्या सजा हो सकती है, इस एक्ट में बताया गया है। सो लेट अस स्टार्ट टुडेज क्लास बाय लुकिंग एट द इंक्रीजिंग इंटेंसिटी ऑफ साइबर फ्रॉड्स इन इंडिया। 900% बढ़ चुके हैं पिछले 4 साल के अंदर। 33,000 करोड़ रुपए लूटे जा चुके हैं पिछले 4 साल के अंदर, और सबसे ज्यादा ये काम हो रहे हैं टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज, साइबर क्राइम हॉटस्पॉट्स। इफ आई आस्क यू विच इज द साइबर क्राइम कैपिटल ऑफ इंडिया, तो आंसर होगा जामतारा। जामतारा सीरीज आपने देखी है, वो पूरा साइबर क्राइम के ऊपर ही बनी हुई है। झारखंड का एक कस्बा है जामतारा। तो जिस तरह से मोबाइल और डेटा की पेनिट्रेशन बढ़ी है सबर्बन एरियाज में भी और गांव तक, रूरल एरियाज में, उसी के साथ पिछले कुछ सालों में साइबर फ्रॉड बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। ये साइबर फ्रॉड्स का डेटा बताने के लिए दो ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशन हमें देखनी पड़ती है। पहला है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, जो हर तरह के क्राइम के बारे में स्टेटिस्टिक्स बताता है कि इस साल क्राइम इतने बढ़े हैं। वुमेन्स को लेके, चाइल्ड्स को लेके, साइबर क्राइम, सब तरह की डिटेल इसकी रिपोर्ट के अंदर होती है, स्टेट वाइज होती है। दूसरा है नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्ट प्लेटफॉर्म, रिपोर्टिंग प्लेटफॉर्म, एनसीआरपी। एनसीआरपी के अकॉर्डिंग डेटा कंपाइल्ड बाय नेशनल साइबर रिपोर्टिंग प्लेटफॉर्म अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ये है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में, शोज फ्रॉडस्टर चीटेड पीपल रुपीज 551 करोड़ इन 2021, फिर 2000 करोड़ इन 2022 एंड 7000 करोड़ इन 2023। तो इतना करोड़ों रुपए का फ्रॉड साइबर के थ्रू किया जा रहा है इंडिया के अंदर। एक रिसेंट रिपोर्ट है, मोस्ट शॉकिंग एंड बिगेस्ट साइबर फ्रॉड एवर रजिस्टर्ड विद पुणे सिटी पुलिस, जिसके अंदर एक सीनियर आईटी ऑफिशियल, मतलब एक आईटी का प्रोफेशनल है, और उससे ही 6 करोड़ रुपए लूट लिए किसी ने। ड्यूप्ड ऑफ रुपीज 6.29 करोड़ बाय ऑनलाइन स्कैमर्स पोजिंग सीबीआई ऑफिसर्स। पहले उनका हुआ डिजिटल अरेस्ट, जिसके बारे में आप सुनते होंगे। डिजिटल अरेस्ट क्या है वो हम देखने वाले आगे। फॉर हिज रोल इन मनी लॉन्ड्रिंग केस, उसको बताया गया कि मनी लॉन्ड्रिंग केस में आपका कुछ रोल है, इस कारण से हम आपको वीडियो कॉल कर रहे हैं। बहुत देर तक वो वीडियो कॉल चली और उनसे कहा गया कि अपना जितना भी पैसा है एक पर्टिकुलर अकाउंट में ट्रांसफर कर दो वेरिफिकेशन के लिए। इस तरीके से लूट की जा रही है। तो इसलिए एज एन अवेयर सिटीजन and also as a student you must know what are the type of cyber crimes and how they are being conducted। तो सबसे पहले अब आते हैं लेक्चर के ऊपर कि साइबर क्राइम होता क्या है। जनरली तो हर बात के बारे में जानते ही हम, बट हमको लिखना होता है 2 नंबर में, 5 नंबर में, तो हमारे पास कुछ कीवर्ड्स होने चाहिए। इन जनरल साइबर क्राइम may be defined as cyber crime is a crime involving computers and networks। कंप्यूटर्स और नेटवर्क्स को मिला के जो क्राइम किया जाता है वो होता है साइबर क्राइम। एनी अनलॉफुल एक्ट which is against law where computer or communication device or computer network is used to commit or facilitate commission of crime। अगेन दूसरे तरीके से इसी बात को कह दिया, अनलॉफुल एक्ट जिसके अंदर कंप्यूटर और कम्युनिकेशन डिवाइसेस और नेटवर्क का यूज किया जाए। देन इलीगल यूसेज ऑफ कम्युनिकेशन डिवाइसेस टू कमिट और फैसिलिटेट इन कमिटिंग एनी इलीगल एक्ट। किसी भी तरीके से बता सकते हैं साइबर क्राइम का मीनिंग क्या है, और इसका एक्सटेंट बहुत वाइड होता है। इलीगल डाउनलोडिंग ऑफ म्यूजिक फाइल से लेकर आपके बैंक अकाउंट से पैसा चुराने तक, ये सारा साइबर क्राइम है। कि आपने कोई फाइल डाउनलोड कर ली इलीगली, वो भी साइबर क्राइम है, और आपने किसी के बैंक से पैसे चुरा लिए साइबर के थ्रू, तो वो भी साइबर क्राइम है। अभी तक आपको देख के लग रहा हो केवल पैसा चुराना ही साइबर क्राइम है, बट दिस इज नॉट लिमिटेड टू फाइनेंस ओनली, नॉट ऑलवेज फाइनेंशियल मोटिवेटेड। साइबर क्राइम इंक्लूड नॉन मॉनेटरी ऑफेंसेस एज वेल।
तो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर फिजिकल अब्यूज भी आ सकता है, इसके अंदर जॉब रिलेटेड फ्रॉड्स भी आ सकते हैं, मैट्रिमोनियल फ्रॉड भी आ सकते हैं। यहां देख पा रहे हैं आप, इट इंक्लूड्स जॉब रिलेटेड फ्रॉड्स, मैट्रिमोनियल फ्रॉड्स, स्टीलिंग और मिस यूजिंग सेंसिटिव पर्सनल इंफॉर्मेशन, जैसे आपके आधार कार्ड की डिटेल, आपके क्रेडिट डेबिट कार्ड की डिटेल, बैंक अकाउंट की डिटेल्स, इनको चुराना, फिर इनका मिसयूज करना। देन डिफेमेशन, किसी की इमेज खराब करना, डिफेम करना ऑन सोशल मीडिया, एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंप्यूटर वायरस। तो ये सारे साइबर फ्रॉड है। इट ऑल्सो इंक्लूड फिजिकल एंड सेक्सुअल अब्यूज। इस तरह से अगर आपसे साइबर क्राइम पूछा जाए तो केवल पैसा चुराना ही साइबर क्राइम नहीं है। इसके एम्बिट में बहुत सारी चीजें आती हैं। जॉब फ्रॉड है, मैट्रिमोनियल फ्रॉड है, स्टीलिंग योर डेटा है, देन डिफेमिंग है थ्रू सोशल मीडिया, देन फिजिकल अब्यूज, सेक्सुअल अब्यूज। ये सारी चीजें इसके अंदर आती हैं। अब देखते हैं साइबर क्रिमिनल्स कौन होते हैं। जो साइबर क्राइम करते हैं वो साइबर क्रिमिनल्स होते हैं, बट इनके लिए भी कुछ टर्म्स यूज की जाती हैं साइबर की दुनिया के अंदर। इंडिविजुअल और ग्रुप्स यूजिंग टेक्नोलॉजी फॉर इलीगल एक्टिविटीज। इलीगल एक्टिविटीज कौन सी हैं? साइबर क्राइम्स। जो लोग ऐसा करते हैं वो साइबर क्रिमिनल्स होते हैं। एंड दे जनरली ऑपरेट ऑन द डार्क वेब, ऑफरिंग इलीगल सर्विस एंड प्रोडक्ट्स। अब ये डार्क वेब क्या है? देखिए, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग टू नो कि जो भी आपने अभी तक इंटरनेट का यूज किया है, जो आप अभी देख रहे हैं वीडियो, या आप इंस्टाग्राम चलाते हैं, या आप स्नैपचैट करते हैं, या व्हाट्सएप है, कुछ भी आप गूगल सर्फ करते हैं, जितना भी आपने सुना है, देखा है, यूज किया है, वो टोटल इंटरनेट का 4 से 5% है केवल। मतलब यू आर जस्ट ऑन द सरफेस, यू हैव जस्ट सीन द टिप ऑफ आइसबर्ग। तो ये पूरा आइसबर्ग है क्या? ये पूरा आइसबर्ग बहुत बड़ा है। इसको 3 तरीके से डिवाइड किया जा सकता है। पहला है सरफेस वेब। पहला क्या है? सरफेस वेब, जो बिल्कुल सरफेस पे है, जो हम और आप यूज करते हैं। दूसरा है डार्क वेब, और तीसरा है डीप वेब। इसके ऊपर ऊपर का जो है वो है सारा सरफेस वेब। इसके ऊपर ऊपर का, जिसके अंदर आपका गूगल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, जो भी आप यूज करते हैं, अमेजोन पे सामान मंगाना, ये सब करना, जोमेटो, स्विगी वगैरह, सब इसके अंदर क्या आता है? सरफेस वेब के ऊपर आता है। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, वो आप याद कर लीजिए अगर लिखने को कहीं आता है तो। सरफेस वेब पे वो सारी चीजें आपको मिलती हैं जो इंडेक्स्ड होती हैं। इंडेक्स्ड मतलब, जैसे गूगल पे आपने कुछ सर्च किया, तो गूगल के क्रोलर्स, जो स्पाइडर्स हैं, वो पूरे इंटरनेट में जाएंगे, और जो जो वेबसाइट इंडेक्स्ड होगी, वहां से इंफॉर्मेशन लाके आपको दे देंगे कि भाई देखो, ये आपने सर्च किया था, और ये सारी वेबसाइट्स हैं जिनके ऊपर ये इंफॉर्मेशन आपको मिल सकती है। मान लीजिए आप एंटर करते हैं कि आरएस मेंस का सिलेबस क्या है, तो गूगल स्पाइडर्स उन सारी वेबसाइट्स को देखेंगे जो इंडेक्स्ड हैं, और वहां से आपको आरएस मेंस का सिलेबस दिखा देंगे। ये जो भी आप यूज करते हैं केवल 4 से 5% है। इसके बाद में आता है डीप वेब। इसके अलावा जो 95% है वो सारा क्या है? डीप वेब है। डीप वेब के अंदर नॉन इंडेक्स्ड डेटा होता है, जिसको आप नॉर्मल ब्राउजर से नहीं ढूंढ सकते। इसके सिंपल एग्जांपल मैं बताता हूं आपको। जैसे आपने किसी सेलिब्रिटी का नाम सर्च किया गूगल के ऊपर, तो आपको उस सेलिब्रिटी की बारे में सारी इंफॉर्मेशन आ जाएंगी, जो भी मतलब जनरल इंफॉर्मेशन होती है वो आ जाएंगी, कि ये इन्होंने इस मूवी में काम किया हुआ है, अभी लेटेस्ट इनकी ये मूवी आ रही है। बट अगर आप गूगल पे सर्च करो कि इन सेलिब्रिटी के जो बैंक अकाउंट है उसका मेरे को पासवर्ड दे दो, तो आपको लगता है वो मिलेगा आपको? वो नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि वो डीप वेब में होता है। मतलब एक एडिशनल लेयर उसके ऊपर लगी हुई है। तो जितने भी जो ऐसे डॉक्यूमेंट, पासवर्ड प्रोटेक्शन, प्राइवेसी, ये सारा कहाँ है? डीप वेब के अंदर है। तो मेडिकल रिकॉर्ड्स है, लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं, प्राइवेट फोरम्स हैं, रिसर्च पेपर हैं, नॉन इंडेक्स कंटेंट है, पासवर्ड है, प्राइवेसी, ये सारा डीप वेब है। मतलब आप गूगल पे ये तो सर्च कर सकते हो कि व्हाट्सएप क्या है, बट आप ये नहीं कर सर्च कर सकते कि एक पर्सन ए ने बी से क्या बात की, वो मुझे बताओ। क्योंकि वो नॉन इंडेक्स्ड है, वो डीप वेब के अंदर सिक्योर है। तो इन कामों के लिए डीप वेब यूज किया जाता है। 95% डीप वेब है, और उसका भी 5% जो बहुत अंदर है, उसको कहते हैं डार्क वेब।
पहली बात तो मैं बता दूं कि केवल गलत काम ही नहीं होते यहाँ पे, गवर्नमेंट्स भी यूज करती हैं डीप वेब को, डार्क वेब को। गवर्नमेंट कुछ सेंसिटिव डेटा के ट्रांसफर के लिए डीप वेब, डार्क वेब को यूज करती हैं। कुछ एथिकल हैकर भी इसको यूज करते हैं। बट जो इसका 4% पार्ट है नीचे का, 4 से 5%, इसे कहते हैं डार्क वेब। आपने देखा होगा प्याज, जो अनियन होता है हमारा, उसके अंदर खूब सारी लेयर्स होती हैं। तो इस तरीके से डेटा के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर ऐसे कई सारी लेयर लगा के उसको हाईली प्रोटेक्टिव बना दिया जाता है। मतलब एक नॉर्मल ब्राउजर तो वहां पहुंच ही नहीं सकता। नॉर्मल ब्राउजर से आप उसको एक्सेस ही नहीं कर सकते, उसके लिए आपको अलग से राउटर चाहिए, और जिसे बोला जाता है टोर राउटर, द ओनियन राउटर। द ओनियन राउटर, जो जनरली हम वेबसाइट जाते हैं तो उसमें क्या लिखा रहता है, डॉट कॉम, डॉट ओ आर जी, यहाँ लिखा रहता है डॉट ओनियन। तो डार्क वेब का जो यूज होता है वो ऐसे लोग करते हैं जो एनोनिमस रहना चाहते हैं और इलीगल एक्टिविटी भी कर लें और किसी को पता भी ना लगे। अगर अनएथिकल की बात करें तो इसको सही तरीके से यूज करने वाले भी खूब हैं, गवर्नमेंट्स यूज कर सकती हैं। जिसको भी बहुत ज्यादा एनोनिमस रहना है वो डार्क वेब का यूज कर सकता है। बट डार्क वेब के अंदर मोस्टली इलीगल काम होते हैं, जैसे इलीगल ट्रेड हो रहा है, इलीगल एक्टिविटीज हैं, जो कहीं से डेटा चुरा रखा है, किसी के क्रेडेंशियल चुराए हुए हैं, तो वो डार्क वेब पे इधर से उधर दिए जाते हैं। एक्सटोर्शन, सेक्सटोर्शन, मतलब इस तरह की एक्टिविटीज हैं जिसपे एक नॉर्मल पर्सन को सर्व करना नहीं चाहिए, जाना ही नहीं चाहिए। तो इसको इसको सर्च करना बड़ा मुश्किल है। यहां आपने कुछ सर्च किया तो गवर्नमेंट आपको ट्रैक कर सकती है कि इस आईपी एड्रेस से ये पता लग गया कि ये इस पर्सन ने इस टाइम पे ये सर्च किया था। बट यहां सर्च करना बड़ा मुश्किल है, बिकॉज इसको बहुत रिले से, जैसे आपने यहां से इंफॉर्मेशन मांगी तो इसको पहले रिले 1 पे भेजा जाएगा, फिर रिले 2, देन रिले 3, ऐसे करके बहुत सारे पॉइंट से पास करवा के फिर इंफॉर्मेशन आपको दी जाएगी। तो ये ट्रैक करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि किसने इंफॉर्मेशन एक्सेस करने की कोशिश की थी। तो ये है पूरा, देखो डार्क वेब यहाँ काम करते हैं, जो आपके यो साइबर क्राइम्स है मोस्टली यहाँ काम करते हैं। डीप वेब में भी काम कर सकते हैं, बट डार्क वेब में इलीगल एक्टिविटीज होती हैं। तो ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए अगर पूछ लिया जाए तो हम जो यूज करते हैं वो क्या है, केवल 4 से 5% है। इलीगल एक्टिविटीज, इलीगल सर्विस एंड प्रोडक्ट्स। देन टाइप्स ऑफ हैकर, दो तरह के हैकर होते हैं, आपने सुना होगा, एक एथिकल हैकर होते हैं, एक अनएथिकल हैकर होते हैं। एथिकल हैकर मतलब अगर किसी किसी प्रोडक्ट में, किसी वेबसाइट के अंदर कुछ बग्स हैं उनको आइडेंटिफाई करना, तो वो है एथिकल। मतलब गवर्नमेंट कहे कि इसे एनक्रिप्ट करो, डिक्रिप्ट करो, तो वो अगर कर रहे हैं तो एथिकल है। बट यही काम मिसयूज अगर कोई कर ले इस टैलेंट को, इस टेक्नोलॉजी को, तो उसे कहेंगे ब्लैक हैट हैकर्स। तो व्हाइट हैट हैकर और ब्लैक हैट हैकर। एथिकल हैकर्स आइडेंटिफाइंग वल्नरेबिलिटीज फॉर सिक्योरिटी इंप्रूवमेंट्स, और ये है मैलिशियस हैकर कमिटिंग साइबर क्राइम्स। ये साइबर क्राइम्स करते हैं। साइबर क्राइम्स डज नॉट ऑलवेज नीड हैकिंग स्किल्स, तो हमेशा हैकिंग स्किल्स नहीं चाहिए होती है। सम साइबर क्राइम्स, स्कैम, इलीगल कंटेंट ट्रेडिंग डोंट रिक्वायर हैकिंग नॉलेज। तो इसके लिए बहुत जरूरी नहीं है कि बहुत तगड़े आप कोडर हो, हैकर हो। जनरल आपको जानकारी है तब भी आप गलत काम कर सकते हो इंटरनेट के ऊपर। एग्जाम्पल्स ऑफ साइबर क्रिमिनल्स, ब्लैक हैट हैकर्स, आपने देख लिया, साइबर स्टोकर्स, हरास विक्टिम ऑनलाइन, साइबर टेररिस्ट यूज टेक्नोलॉजी फॉर टेररिज्म। और स्कैमर्स क्या होते हैं, डिसीव पीपल फ्रॉम फाइनेंशियल, फॉर फाइनेंशियल गेन्स। ये तो होगी जनरल बातें साइबर क्राइम और साइबर क्रिमिनल्स के बारे में, और डार्क वेब और डीप वेब के बारे में। टाइप्स ऑफ साइबर क्राइम, कितनी तरह के हो सकते हैं, अलग अलग टर्मिनोलॉजीज हैं इसकी। आपकी एक एनसीईआरटी की बुक है, वहां भी बताया गया है। और इसके अलावा इंटरनेट पे सर्च करके बहुत तरह की चीजें आजकल आ रही हैं, तो वहां से कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है कि इसका मतलब बताओ 2 नंबर के अंदर। तो इसमें सबसे ट्रेंडिंग चल रहा है डिजिटल अरेस्ट, जो आपने सुना होगा, देखा भी होगा भी। डिजिटल अरेस्ट इज ए फ्रॉडुलेंट टेक्टिक यूज्ड बाय साइबर क्रिमिनल्स। अब आप एक एक वर्ड का मतलब समझते हैं, साइबर क्रिमिनल्स क्या है, कितने तरह के हैं। टू फॉल्सली एक्यूज इंडिविजुअल ऑफ ब्रेकिंग द लॉ, मतलब आपको कहेंगे, बन बनी बनाई मनगढ़ंत कहानी में आपको बोला जाएगा कि आपने किसी लॉ को वायलेट कर दिया है, आपने कोई कानून तोड़ा है। ओफन क्लेमिंग द एग्जिस्टिंग ऑफ डिजिटल अरेस्ट वारंट, और कहेंगे कि हमारे पास एक डिजिटल अरेस्ट वारंट है। These scammer pose an official from organizations such as customs, income tax department, or even CBI.
उनका गोल क्या है? टू इंटिमिडेट यू इनटू पेइंग मनी एंड प्रोवाइड सेंसिटिव पर्सनल डिटेल्स। ओवरऑल पर्पस यही होता है कि आपकी डिटेल्स आपसे लेना, आपके जो पैसे हैं वो आपको डरा के और हड़बड़ाहट में कहीं ट्रांसफर करवा देना, उसके बाद गायब हो जाना। मोडस ऑपरेंडी क्या है? फेक अथॉरिटी क्लेम। द स्कैमर्स प्रेटेंड टू बी लॉ एनफोर्समेंट ऑफिशियल। सबसे पहले वो कहेंगे कि मैं सीबीआई से हूं या पुलिस से हूं, इस थाने से बोल रहा हूं। उसके बाद थ्रेट ऑफ अरेस्ट, उनको बोलेंगे कि आपको अरेस्ट किया जा सकता है। इश्यूड विक्टिम्स नेम फॉर अनपेड टैक्स, कस्टम वायलेशन, अदर फैब्रिकेटेड चार्जेस, की ये आपके ऊपर चार्जेस हैं और आपको अरेस्ट किया जा सकता है। रिक्वेस्ट फॉर वीडियो कम्युनिकेशन, आपसे कहेंगे कि अपने वीडियो ऑन करें और हमसे बात करें, लाइक व्हाट्सएप और स्काइप। किसी पे भी इंटरेक्शन अपीयर मोर लेजिटिमेट, देखने में ठीक लगे, और जब आप उनको देखोगे तो आपको पता लगेगा कि ये वीडियो कॉल तो पुलिस स्टेशन से आई हुई है, क्योंकि वो पूरा सेटअप इस तरह से बना के रखेंगे। कन्विंसिंग पुलिस स्टेशन बैकड्रॉप टू गेन ट्रस्ट ऑफ द विक्टिम एंड डिमांड फॉर मनी, और लास्ट में आपसे कहेंगे कितना पैसा जमा करा दो। उस आपसे नहीं कहेंगे तो आपके किसी रिलेटिव का नाम लेंगे कि आपके बेटे को पकड़ लिया, आपकी बेटी को पकड़ लिया है, इस तरह के चार्जेस उस पे लगे हैं, इतना पैसा ट्रांसफर करो, केस खत्म हो जाएगा। ये सब करके डराने का काम चलता है। विक्टिम्स आर देन प्रेशराइज्ड टू पे फी, ऑफन वाया बैंक ट्रांसफर, यूपीआई, टू सेटल द मैटर एंड अवॉइड अरेस्ट। अगर अरेस्ट से बचना है तो ये आपको करना होगा। ये पूरा फेक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। पुलिस और जो अथॉरिटीज हैं, गवर्नमेंट अथॉरिटीज हैं, वो कहती हैं कि डिजिटल अरेस्ट जैसी कोई कोई डेफिनेशन या ऐसी कोई टर्मिनोलॉजी हमारी लॉज में नहीं है। देन उसके बाद दूसरी तरह का साइबर क्राइम है चाइल्ड पोर्नोग्राफी, चाइल्ड सेक्सुअली अब्यूज मटेरियल, CSAM। जो डार्क वेब में बता रहा था आपको, उसके ऊपर सबसे ज्यादा ही चलता है। सेक्सुअली अब्यूज मटेरियल, CSAM, चाइल्ड सेक्सुअली अब्यूज मटेरियल, refers to a material containing sexual image of any form of a child who is abused, sexually exploited। आईटी एक्ट में मैंने बताया था कि 2000 का जो आईटी एक्ट है, 2000 का नोट नहीं, 2000 साल की मैं बात कर रहा हूँ, 2000 आईटी एक्ट, उसके अंदर पीनल प्रोविजन बता रखे हैं कि ये साइबर क्राइम होता है तो उसके सजा ये होगी। तो उसके 67 बी जो सेक्शन है, जो हम आगे देखने वाले हैं, उसमें बताया गया है इट इज पनिशेबल फॉर पब्लिशिंग, ट्रांसमिटिंग ऑफ मटेरियल डिपिक्टिंग चिल्ड्रन इन सेक्सुअली एक्सप्लिसिट एक्ट इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। पोक्सो एक्ट में आपने देखा कि ऐसा करना गुनाह है, बट जब ये इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो तो वो प्रोविजन आपको आईटी एक्ट में भी देखने को मिलते हैं। देन साइबर बुलिंग, किसी को साइबर, इंटरनेट, कंप्यूटर, फोन, इनके थ्रू बुली करना ही साइबर बुलिंग होता है। और इसके अंदर क्या क्या आता है? इसके अंदर कुछ ऐसी चीजें आ सकती हैं कि हरासमेंट हो रहा है, एब्यूज हो रहा है, ह्यूमिलिएट किया जा रहा है, थ्रेट, एंग्जाइटी, डिसरेस्पेक्ट, अटेंग, इंटिमिडेट, वायलेंस, डिस्क्रेडिट, हरासमेंट। ये सारी चीजें किस में आती हैं? साइबर बुलिंग के अंदर आती हैं। Then a form of harassment or bullying inflicted through the use of electronic or communication devices such as computer, mobile phone and laptop। तो बहुत ही सिंपल है। अगर पूछा जाए आपसे, हमारा पर्पस है एक अच्छा आंसर लिखना। अगर यहाँ से कुछ टर्म आ जाती हैं तो जनरली तो हम जानते हैं, बट थोड़े से कीवर्ड लिख के आप उसको और बेहतर बना सकते हो आंसर को। तो इन सब चीजों का अगर यूज करके किसी को बुली किया जा रहा है, ये जो हमने टर्म्स यूज की, ये आपको आंसर में इंक्लूड करनी है अगर पूछा जाए, तो उसे कहेंगे साइबर बुलिंग। देन साइबर स्टॉकिंग, मतलब कंप्यूटर के थ्रू, ईमेल्स के थ्रू, मैसेज के थ्रू किसी का अनसोलिसिटेड पीछा करना, उससे इंफॉर्मेशन मांगना, उसे बार बार मैसेज करना। अभी थोड़े दिन पहले एक ऐसी तो न्यूज चलती रहती है, एक लड़की ने बताया कि उसको 30,000 मैसेज आए ऐसे इंसान से जिसे वो जानती भी नहीं है। तो बार बार आपको मैसेज करते रहना, करते रहना, करते रहना, ये है साइबर स्टॉकिंग। साइबर स्टॉकिंग इज यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन बाय पर्सन टू फॉलो ए पर्सन or attempt to contact a person to foster personal interaction repeatedly despite a clear indication of disinterest। अगला बिल्कुल आपका एक भी रिप्लाई नहीं कर रहा है, फिर भी आप उसको मैसेज किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं। और मॉनिटर द इंटरनेट, ईमेल और एनी अदर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन कमिट्स एन ऑफेंस ऑफ स्टॉकिंग। और उसके ईमेल्स को, उसके मैसेजेस को किसी भी तरीके से मॉनिटर करने की कोशिश करना साइबर स्टॉकिंग होता है। देन वी हैव साइबर ग्रूमिंग। कितनी तरह के साइबर क्राइम्स हैं। साइबर ग्रूमिंग जनरली बच्चों के साथ किया जाता है, जहां पे बच्चों को बहला फुसला के, इंटरनेट के थ्रू उनसे फ्रेंडशिप करके, उनसे अच्छी अच्छी बातें करके, फिर उनसे कुछ ऐसी
उनकी फोटोज लेके फिर उनको हरास करना, क्या है? साइबर ग्रूमिंग है। साइबर ग्रूमिंग इज ए पर्सन when a person builds an online relationship with a young person and especially child and tricks or pressure him into doing sexual acts। ऑनलाइन रिलेशनशिप बनाना, दोस्ती करना, फिर उसके बाद उनसे कुछ ऐसे इंफॉर्मेशन निकलवाना और फिर सेक्सुअल एक्ट्स के लिए हरास करना, यह है साइबर ग्रूमिंग। फिर है ऑनलाइन सेक्सटोर्शन। एक होता है एक्सटोर्शन जिसमें पैसे मांगे जाते हैं, और एक होता है सेक्सटोर्शन जिसके अंदर सेक्सुअल फेवर्स मांगे जाते हैं। ऑनलाइन सेक्सटोर्शन occurs when someone threatens or distribute private or sensitive material। ऐसा आपने सुना होगा कि आपके फोन, आपके लैपटॉप्स और आपके जितने भी गैजेट्स हैं जिनके अंदर कैमराज हैं वो आपको 24/7 देखते हैं, अगर आप आपकी डेटा ऑन है तो। और आपने ऐसा महसूस भी किया होगा कि आप जिस बारे में बहुत ज्यादा बात करते हैं तो वही सब चीजें आपको रिकमेंड की जाती हैं इन सोशल मीडिया एडवर्टीजमेंट्स एंड रिकमेंडेशंस। तो अगर साइबर क्रिमिनल चाहे तो वो हैकिंग के थ्रू या बाय एनी अदर मीन दे कैन गेट योर पिक्चर्स, और एआई की दुनिया में तो उनका कुछ भी बन सकता है फिर। इसके बाद शुरू होता है सेक्सटोर्शन, ऑनलाइन सेक्सटोर्शन यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इफ शी और ही डजंट प्रोवाइड इमेजेस ऑफ सेक्सुअल नेचर, सेक्सुअल फेवर और मनी। इस तरह की ईमेल्स बहुत आती हैं लोगों के पास कि अगर आपने इतना पेमेंट इस अकाउंट में नहीं भेजा तो आपके सारे रिलेटिव्स के व्हाट्सएप नंबर मेरे पास हैं, उसके बाद ये सारी इंफॉर्मेशन उन सब नंबरों पे भेज दी जाएगी। तो ये है ऑनलाइन सेक्सटोर्शन। सेक्सटिंग, सेक्सटिंग मतलब एक टेक्सटिंग होता है, एक सेक्सटिंग होता है। किसी को बिना बात सेक्सुअल इमेजेस, मैसेजेस, इस तरह के मैसेज लगातार भेजना सेक्सटिंग है। सेक्सटिंग इज एन एक्ट ऑफ सेंडिंग सेक्सुअली एक्सप्लिसिट डिजिटल इमेज, वीडियोस, टेक्स्ट मैसेज और ईमेल्स यूजिंग सेल फोन्स। तो व्हाट्सएप के ऊपर ऐसा भी नहीं कि केवल आपने जो नंबर सेव कर रहे हैं वहीं से आपके पास मैसेज आएगा। तो कहीं से भी कोई मैसेज बार बार आ रहा है कि उसमें कुछ इमेजेस हैं, सेक्सुअली एक्सप्लिसिट एक्सप्लिसिट इमेजेस हैं, कुछ टेक्स्ट ऐसे हैं, तो वो है सेक्सटिंग। सिम स्वैप स्कैम, ये भी बहुत ज्यादा चल रहा है। देखिए इसके अंदर क्या होता है कि जैसे आप कुछ पेमेंट किसी को भेज रहे हो या रिसीव कर रहे हो, या कुछ आपने अमेजन से सामान मंगाया है, या किसी भी तरह से कुछ आप ट्रांजेक्शन कर रहे हो, तो उस समय आपको एक ओटीपी की जरूरत होती है। वो एक एडिड लेयर है अनियन की तरह। पहले तो जो आपने सामान मंगाया, मान लो कुछ भी जो है आपका प्रोडक्ट है, उसको एक पैकेजिंग में पैक किया जाता है, वो होगी पहली लेयर। उसके बाद आपसे ओटीपी मांगा जाता है, वो होगी दूसरी लेयर। तो इस तरह से कितनी भी लेयर लग सकती है उसको और प्रोटेक्ट करने के लिए कि जो इंटेंडेड यूजर है उसी के पास वो प्रोडक्ट जाए। बट क्या हो कि अगर वो ओटीपी आपके बजाय किसी और के पास आ रहा हो, उस ट्रांजेक्शन के लिए, उस ऑनलाइन मनी ट्रांजेक्शन के लिए जो ओटीपी चाहिए, वो ओटीपी आपके फोन पे नहीं आ रहा और किसी और के फोन पे जा रहा है। वो कैसा हो सकता है? वो सिम स्वैप स्कैम से होता है, जिसमें आप ही के नंबर से एक और सिम निकलवाई गई है, और अब जो ओटीपी है वो दूसरे फोन में आएगा क्योंकि वो नंबर किसी और के पास भी है। सिम स्वैप स्कैम occur when fraudster manage to get a new SIM issued against a registered mobile number fraudulently through the mobile service provider. With the help of this new SIM card, they get OTP and alerts required for making financial transactions। तो जो ओटीपी आपके पास आना चाहिए वो ओटीपी उधर जाने लगे हैं। तो किस लिए जरूरी है? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करने के लिए जरूरी है। गेटिंग ए न्यू सिम कार्ड अगेंस्ट ए रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर इज नोन एज सिम स्वैप, और इससे जो किया जाता है वो है सिम स्वैप स्कैम। नेक्स्ट इज स्पैमिंग। स्पैमिंग का मतलब अनसोलिसिटेड कमर्शियल मैसेजेस भेजना, जिसकी ना तो रिसिपेंट को जरूरत थी ना उसने उसके लिए रिक्वेस्ट की थी। ऐसे ऑफर्स, स्कीम्स, एडवर्टीजमेंट, कंपनीज की डिटेल्स जो आपने कभी नहीं पूछी, ऐसे एसएमएस आना, ऐसे मेल्स आना। अगर अपना आप जीमेल बॉक्स खोलोगे तो वहां एक स्पैम बॉक्स अलग से होता है। इसको ओपन करोगे तो ऐसी ऐसी कंपनीज ऑफर्स है जिनके बारे में ना तो आपने कभी सर्च किया, ना पूछा, ना रजिस्टर किया। सो स्पैमिंग occurs when someone receive an unsolicited commercial message via ईमेल के थ्रू आ सकता है, एसएमएस, एमएमएस और एनी अदर सिमिलर मैसेजिंग मीडिया। और ऐसे मैसेजेस के अंदर, ऐसे जीमेल्स के अंदर कंटेंट होता है टू परसुएड द रिसिपेंट,
टू परसुएड द रेसिपिएंट टू बाय प्रोडक्ट, कि आप उनका ये प्रोडक्ट या सर्विस खरीदें, और उनकी वेबसाइट पे विजिट करके, क्योंकि उस लिंक पे आप जाएंगे तो उनकी वेबसाइट पे जाएंगे और वहां आप परचेस करें। और इनका ये पर्पस भी हो सकता है कि आपसे अपने बैंक अकाउंट और क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स भी लें। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कुछ टूल्स थ्रू विच दिस साइबर क्राइम्स आर कंडक्टेड, कैसे होते हैं ये। तो इन्हें करने के लिए एक अम्ब्रेला टर्म है मालवेयर। मालवेयर, इसके अंडर में और बाकी सारे वो आते हैं, जैसे मान ले एक है वायरस, आपने सुना होगा बहुत बार। एक है ट्रोजन, देन स्पाईवेयर, देन रैंसमवेयर, वॉर्म। ये सारे टूल्स होते हैं हैकर के पास, जिसके थ्रू वो आपसे साइबर साइबर क्राइम जो है उसको कंडक्ट करता है। तो ये जो मालवेयर है इसके अंदर ही ये सारे कैटेगरी हैं, वायरस, ट्रोजन, स्पाईवेयर, रैंसमवेयर और वॉर्म्स। इसमें सबसे पहले ये लिखा है रैंसमवेयर, इसे समझते हैं क्या है। देखिए, रैंसमवेयर इज ए टाइप ऑफ कंप्यूटर मालवेयर, तो ये इसी कैटेगरी में आता है, दैट एनक्रिप्ट्स द फाइल, स्टोरेज, मीडिया और कम्युनिकेशन डिवाइस, लैपटॉप, डेस्कटॉप और मोबाइल फोन। मतलब ये आपके कंप्यूटर में आने के बाद आपका जो डेटा है, आपकी फोटो है, आपके वीडियोस हैं, आपकी कुछ फाइल्स हैं, किसी कमर्शियल कंपनी की फाइल्स हैं, तो उनको जाके एनक्रिप्ट कर देता है। एनक्रिप्ट मतलब वो उसको इस तरीके से कोड कर देगा कि आप उसे उस फॉर्म में नहीं देख पाएंगे जैसा पहले देखते थे, और आपको उसका एक्सेस चाहिए, उसको डिक्रिप्ट करना है, तो उसके लिए आपसे वो कुछ फिरौती मांग सकता है, रैंसम मांग सकता है, और वो बिटकॉइन के फॉर्म में हो सकती है। तो इस तरह के जो रैंसमवेयर हैं, जैसे वानाक्राई एक काफी फेमस नाम, एक काफी न्यूज में रहा था, या पेटाक्राई। तो ये जो रैंसमवेयर हैं, ये किसी भी कमर्शियल एंटिटी या कंपनी या किसी बड़े बिजनेस ग्रुप के जो लैपटॉप्स हैं उनमें इंस्टॉल किए जा सकते हैं, और वहां से रैंसम मांगा जा सकता है, किसी इंडिविजुअल से भी मांगा जा सकता है। सो होल्डिंग डेटा एंड इंफॉर्मेशन एज एन होस्टेज, तो ये होस्टेज तब तक रखेंगे जब तक आप उनको जो डिमांड है वो पूरी ना करोगे। द विक्टिम इज आस्क्ड टू पे डिमांडेड रैंसम टू गेट हिज डिवाइस डिक्रिप्ट, तो वापस उसे डिक्रिप्ट करना है तो आपको कुछ पैसा देना होगा। अब जो हमने बात की वायरस की, ट्रोजन की, स्पाईवेयर की, इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। ये वायरस और ये सब होता क्या है। देखिए, वायरस जैसे हम बॉडी में, हमारे जो ह्यूमन बॉडी है उसमें जब वायरस आता है तो वायरस क्या करता है, जिस भी ऑर्गन में होता है तो उस ऑर्गन को डिस्ट्रॉय करता है। और दूसरी उसकी एक कैरेक्टरिस्टिक्स ये होती है कि वो बहुत जल्दी अपने आप को रेप्लिकेट करता है। तो वायरस जैसे ही किसी कंप्यूटर में जाएगा तो वो अपने आप को रेप्लिकेट करना शुरू कर देगा। A computer virus is a program written to enter to your computer and damage, alter your files and replicate themselves। तो जैसे जैसे रेप्लिकेट होगा तो ये आगे की और जो फाइल्स हैं उनको भी डैमेज करना शुरू कर देगा, इसे कहते हैं सिंपली वायरस। इसके बाद में एक टर्म है वॉर्म। वॉर्म क्या होता है, इसके रेप्लिकेट करने की जो कैपेसिटी होती है, इंटेंसिटी होती है, वायरस से बहुत कम होती है, रेप्लिकेट कम करता है। बट इसका जो एक नेगेटिव इफेक्ट कंप्यूटर पे आता है वो होता है, आपकी कंप्यूटिंग जो पावर है, आपकी जो कंप्यूटिंग स्पीड है उसको स्लो कर देगा ये। worms आर malicious program that make copies of themselves but less than virus again and again on the local drive, network shares, etc. and it slows down the computing capacity of your system. देन एक वर्ड आता है ट्रोजन हॉर्स। इट इज नॉट अ वायरस। देखिए, ट्रोजन हॉर्स, अगर इसके पीछे की माइथोलॉजी, ग्रीक माइथोलॉजी है, आपने अगर ट्रॉय मूवी देखी हो तो वहां पे ट्रोजन हॉर्स को दिखाया गया। उसमें होता क्या है कि जो अभी का जो टर्की है, अभी जो टर्की देश है उसके अंदर एक ट्रॉय शहर हुआ करता था, सिटी। तो उस सिटी में उसको बहुत चारों तरफ से ऐसे उसके वॉल्स थी, बड़ी बड़ी वॉल्स, तो उसके अंदर ग्रीक्स जाना चाहते थे। तो उसमें जाने के लिए अब सीधा तो जा नहीं सकते क्योंकि बहुत बड़ी वॉल्स उसको तोड़ के जा नहीं सकते। जैसे आप कंप्यूटर में फायर वॉल्स लगाते हो, अपने एंटीवायरस लगाते हो, फायर वॉल लगाते हो, पर किसी किसी मलेशियस मालवेयर को आपके कंप्यूटर में आना है, बट आपकी फायरवॉल बहुत बड़ी है। तो यहाँ क्या हुआ था, ग्रीक्स ने एक वुडन हॉर्स बनाया, लकड़ी का बड़ा हॉर्स बनाया, और उसके अंदर अपने सोल्जर बिठा दिए और इसको बाहर रख के चले गए। अब इन्होंने सोचा ऐसा देख के उसको कि ग्रीक्स युद्ध से दूर भाग गए हैं और हमारे लिए कुछ गिफ्ट छोड़ के गए हैं। तो वो उसको अंदर ले गए, अंदर जाने के बाद रात को ये सारे सोल्जर बाहर आ गए और पूरी ट्रोसिटी को आग लगा दी। एग्जैक्टली इसीलिए
जो ये मालवेयर है इसका नाम ट्रोजन हॉर्स रखा गया है कि ये आपको लगेगा तो ठीक, एकदम जेन्युइन लगेगा, पर जैसे ही आपके कंप्यूटर में आ जाएगा, आने के बाद ये आपके जो सिस्टम है उसको डैमेज करेगा। इट इज एन डिस्ट्रक्टिव प्रोग्राम दैट लुक्स एज जेन्युइन एप्लीकेशन। Unlike virus, Trojan horse do not replicate themselves, but they can just as destructive. They opens a backdoor entry to your computer which gives malicious user program access to your computer. तो जो ट्रोजन हॉर्स होते हैं ये फायरवॉल्स को ब्रेक कर देंगे, और जो बाकी के जो मालवेयर्स हैं, वायरसेस हैं, उनको रास्ता देंगे आपके सिस्टम में आने का, अलाउिंग कॉन्फिडेंशियल एंड पर्सनल इंफॉर्मेशन टू बी थेफ्ट। इसके बाद जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो चुराई जा सकती है। तो ट्रोजन ट्रोजन हॉर्स इन इटसेल्फ इज नॉट ए वायरस, ये वायरसेस को अंदर जाने का रास्ता खोल के देता है। देन एक वर्ड आता है स्पाईवेयर। ये भी एक मालवेयर है, ये इंस्टॉल होता है कंप्यूटर में जनरली टू गेट द लोकेशन, और टू कॉपी द कुकीज विच आर इन योर सिस्टम। तो कुकीज को, लोकेशन को चुराना, उनकी थेफ्ट को बोलते हैं स्पाईवेयर के थ्रू ये किया जाता है। ये जनरली पॉलिटिकल पार्टीज वगैरह, ये सब भी ओपोजिशन गवर्नमेंट है, तो ये सब भी इसको यूज करती हैं स्पाईवेयर को। डिफरेंट न्यूज में हमने पढ़ा है, दुनिया में अलग अलग जगह यूज किया जाता है। तो ये सारे क्या है, मालवेयर्स हैं। तो इनका यूज करके भी साइबर क्राइम्स किया जाता है। इसके अलावा अगला वर्ड है डेटा ब्रीच। तो इनमें से अगर कुछ भी पूछा जाए तो आप आराम से बता देंगे। इनका एक डिफरेंस भी पूछा जा सकता है 5 नंबर में, कि आप मुझे बताइए कि वायरस, वॉर्म, मालवेयर, रैंसमवेयर, ट्रोजन हॉर्स, स्पाईवेयर, इनके अंदर क्या डिफरेंस है, एक एक लाइन में बता दो आप। तो इस तरीके से आप आंसर इसका कर सकते हो। देन डेटा ब्रीच इज एन इंसिडेंट इन विच एन इंफॉर्मेशन इज एक्सेस विदाउट ऑथराइजेशन। आपकी अथॉरिटी के बिना आपका डेटा एक्सेस करना, उसको देखना, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना, ये क्या है, डेटा ब्रीच है। सिंपल टर्म इसका, इस तरह से आप बता सकते हो। देन डिनायल ऑफ सर्विस, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस, ये एक टर्म है आपके जो साइबर क्राइम्स है उसके अंदर। अब देखिए इसमें होता है ऐसे, जैसे मान लीजिए आप किसी वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए उसका यूआरएल कोड एंटर करते हो, फिर वेबसाइट में जाना चाहते हो। वो कोई भी वेबसाइट हो सकती है, आपकी बैंक की वेबसाइट हो सकती है, या कोई यूनिवर्सिटी की वेबसाइट हो सकती है, किसी भी तरह की वेबसाइट हो सकती है। बट कई बार आपने देखा होगा कि ऐसा कहते हैं कि सर्वर डाउन चल रहा है, कि ट्रैफिक बहुत ज्यादा हो गया, इसलिए आप एक्सेस नहीं कर पा रहे उसको, उस वेबसाइट को। तो ये नेचुरल नहीं होता, ये आर्टिफिशियल होता है, किया जाता है, मतलब ट्रैफिक बढ़ाया जाता है। तो एक पर्टिकुलर कंप्यूटर से, एक पर्टिकुलर मशीन से एक आर्टिफिशियली ट्रैफिक को बढ़ाया जाता है, मतलब बहुत सारे जो रिक्वेस्ट हैं वो भेजे जाते हैं एंड यूजर को। तो इस वजह से जो थर्ड पार्टी है जो यूज कर रही है, उसको ऐसा लगेगा कि ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, इस कारण से मैं इस सर्विस को एक्सेस नहीं कर पा रहा हूँ, मतलब आपको डिनाई कर दिया गया कि आप उस सर्विस को अब नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि ट्रैफिक ज्यादा है। बट वो नेचुरल नहीं है, वो बनाया जा रहा है। तो डिनायल ऑफ सर्विस अटैक इज एन अटैक इंटेंडेड for denying access to computer resource without permission of the owner or any other person who is in charge of a computer service or computer network। तो ये जो डिनायल ऑफ एक्सेस है, ये किसी भी वेबसाइट को या आपके डेटा को एक्सेस करने से डिनाई करने के काम आता है, जिसके अंदर एक इल्यूजनरी ट्रैफिक जनरेट करके उसको बिजी रखा जाता है। अब दूसरा टर्म है डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस। डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस मतलब एक मशीन से बहुत सारे रिक्वेस्ट भेजे गए दूसरी मशीन को, अगर कोई यूजर इसको एक्सेस करना चाह रहा है, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा ट्रैफिक दिखाने की वजह से ये इसको एक्सेस नहीं कर पाएगा। अगर यही काम बहुत सारे सिस्टम से किया जाए ताकि इसे और रोबस्ट किया जा सके ट्रैफिक को, तो इसे कहेंगे डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस। अटैक इज एन अटेम्प्ट टू मेक एन ऑनलाइन सर्विस अनअवेलेबल, ओवरवेलिंग इट विद ट्रैफिक फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेस। बहुत सारे सोर्सेस से ओवरवेलम कर दो उसको, तो इतना ज्यादा ट्रैफिक उसके अंदर भेज दो कि ऑनलाइन सर्विस को आप एक्सेस नहीं कर पाए। तो ये है सिंपल डिनायल ऑफ सर्विस एंड डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस। तो ये सिंपली 2 नंबर में आपसे पूछा जा सकता है। वेबसाइट डिफेसमेंट मतलब आपने किसी की वेबसाइट की अपीयरेंस को ही चेंज कर दिया, जैसी दिख रही थी वैसे नहीं दिखी, एक अटैक के बाद में ऐसा हो गया। वेबसाइट डिफेसमेंट इज एन अटैक इंटेंडेड टू चेंज द विजुअल अपीयरेंस ऑफ a website or make it dysfunctional. The attacker may post incident, hostile and obscene messages, क्योंकि उसके कंट्रोल में वो वेबसाइट आ गई है, वो उसके अंदर दिखने वाले कंटेंट को ही चेंज कर देगा। मतलब आप किसी
प्री डिफाइंड पर्पज से किसी वेबसाइट में गए, आपने देखा, आप जनरली उसको यूज करते हो, बट अब आप पा रहे हैं कि उस वेबसाइट में कुछ ऐसी चीजें हैं जो ओब्सीन है, या सेक्सुअल कंटेंट आपको दिखाया जा रहा है, होस्टाइल कंटेंट दिखाया जा रहा है। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि वेबसाइट डिफेसमेंट वहां किया गया है बाय अटैकर्स। देन साइबर स्क्वैटिंग इज एन एक्ट ऑफ रजिस्टरिंग, trafficking, or using a domain name with an intent to profit from goodwill of trademark। देखिए, इसका एक और भी कॉन्सिक्वेंस हो सकता है कि मान लीजिए किसी जो वेबसाइट है www डॉट मान लीजिए amazon.com है, तो ये इनका एक ट्रेडमार्क है, एक तरीके से गुडविल इन्होंने बनाई है कि amazon.com पे ये जो एड्रेस है, यूआरएल, इस पे एक पर्टिकुलर वेबसाइट खुलेगी। इज एन एक्ट ऑफ रजिस्टरिंग, ट्रैफिकिंग और यूजिंग ए डोमेन नेम, मतलब इस डोमेन नेम को ही किसी अटैकर ने यूज कर लिया विद एन इंटेंट टू प्रॉफिट फ्रॉम द यूजर्स विच अदरवाइज यूजिंग द ओरिजिनल वेबसाइट। तो ओरिजिनल वेबसाइट को यूज कर रहे थे, बट आपने उनको रूट कर लिया अपनी उसी डोमेन नेम पे अपने पास। तो ऐसे केस में इसको क्या कहेंगे? साइबर स्क्वेटिंग। अब होता क्या है, जैसे जब आप गूगल पे सर्च करते हो, तो गूगल पे सर्च करते हो तो शुरुआत के 4 या 5 जो सजेशंस आपको आते हैं, आपने 99% केसेस में उन्हीं पे क्लिक किया हुआ, कुछ भी सर्च किया हुआ आपने। आप कभी भी नहीं जाते कि मैं नेक्स्ट पेज देखूं गूगल सर्च के अंदर क्या आया है। तो ये क्या करते हैं, ये ऐसा कोशिश करेंगे कि एक एसबीआई करके ही मान लो एक फेक वेबसाइट बना ली उन्होंने, तो ये इसको क्या करेंगे, ये कोशिश करेंगे कि ये रिजल्ट्स के अंदर टॉप 3 में आ जाए हमारा, किसी तरीके से रिजल्ट्स के अंदर टॉप 3 में आ जाए। अब जब जैसे रिजल्ट के अंदर टॉप 3 में आओगे, आपने उस पर क्लिक कर दिया, आपने समझा ये जेन्युइन और ओरिजिनल वेबसाइट है, और जैसे आपने उसमें क्लिक किया और आपने अपने क्रेडेंशियल उसके अंदर एंटर किए, तो वो क्रेडेंशियल चोरी हो सकते हैं। तो ये इसका कॉन्सिक्वेंस है। आपको लगेगा कि आप ओरिजिनल वेबसाइट पे जा रहे हैं, बट वो ओरिजिनल वेबसाइट नहीं होती है। ठीक है। देन फार्मिंग। फार्मिंग इज a cyber attack aiming to redirect a website traffic to another bogus website। अगेन इसी का दूसरा वर्जन है ये, कि एक जेन्युइन वेबसाइट पे ट्रैफिक जा रहा था, और इस ट्रैफिक को किसी बोगस वेबसाइट पे ले जाने का काम। कई बार आपके सामने क्लिक्स आते हैं कि इस पे क्लिक करेंगे, तो एक वेबसाइट पे क्लिक करने के बाद अचानक से एक दूसरी वेबसाइट खुल जाती है, आपको पता भी नहीं लगता क्या हुआ। तो वो जो यूजर है उसको राउट करने का तरीका है, जिसे कहते हैं फार्मिंग। देन क्रिप्टोजैकिंग। क्रिप्टोजैकिंग इन अनऑथराइज्ड यूज ऑफ कंप्यूटर रिसोर्सेज टू माइन क्रिप्टो करेंसीज। क्रिप्टो करेंसीज को माइन करना, इनको बनाने का नाम जो होता है उसे कहते हैं माइन करना, क्रिप्टो करेंसीज का, बिटकॉइंस को माइन करना। तो अनऑथराइज्ड यूज ऑफ कंप्यूटिंग रिसोर्सेज टू माइन बिटकॉइंस इज क्रिप्टोजैकिंग। देन वी हैव ऑनलाइन ड्रग ट्रैफिकिंग, जो मैंने बात बताई शुरुआत में आपको डार्क वेब के बारे में। तो वहां ऑनलाइन ड्रग कोकेन भी ऐसा, मतलब आप देखेंगे कि डार्क वेब के अंदर ये जो जो बैंड प्रोडक्ट्स हैं, बैंड जो सब्सटेंसेस हैं, ये भी ऑनलाइन डिलीवरी होती है। अमेजोन की तरह वहां कोकेन डिलीवर हो रहा है। ऑनलाइन ड्रग ट्रैफिकिंग इज ए क्राइम ऑफ सेलिंग, ट्रांसपोर्टिंग, illegally importing unlawful controlled substances such as heroin, cocaine, marijuana, other illegal drugs using electronic means। एंड देन उसके बाद है एस्पोनेज, इज एन एक्ट ऑफ और प्रैक्टिस ऑफ ऑब्टेनिंग डेटा एंड इंफॉर्मेशन विदाउट द परमिशन और नॉलेज ऑफ ऑनर, मतलब जासूसी करना। तो ये भी अपने आप में एक साइबर क्राइम है। तो इतनी सारी टर्म्स है यहाँ पे, किसी भी टर्म से आपसे पूछा जा सकता है, मैक्सिमम 2 नंबर में आपसे पूछा जाएगा। तो आप थोड़ा थोड़ा भी अगर अंदाजा लगा सकते हैं कि इनके डिफरेंस के बारे में, तो भी आप आराम से अच्छा आंसर लिख पाएंगे। देन कॉमन टाइप ऑफ साइबर क्राइम्स प्रेवलेंट टुडे। ये बातें आपके एनसीईआरटी में भी लिखी हुई हैं, तो जो हमने अभी पढ़ा उसको दूसरे तरीके से कैटेगराइज भी किया जा सकता है। इसके अंदर पहली बात हम देखते हैं आइडेंटिटी थेफ्ट। आइडेंटिटी थेफ्ट क्या होता है? Identity theft is an act of wrongfully obtaining someone's personal information that defines one identity without their permission। मतलब आपकी जानकारी के बिना आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन को एक्सेस करना, उनको चुराना, क्या है? आइडेंटिटी थेफ्ट। तो ये आपके एनसीईआरटी में मेंशन है, इसलिए मैंने इसको अलग से भी बता रहा हूँ आपको। उसके बाद हम देखेंगे साइकोलॉजिकल ट्रिक्स क्या हैं, सोशल मीडिया रिलेटेड अटैक्स क्या होते हैं, डिजिटल बैंकिंग फ्रॉड्स क्या है, अटैक थ्रू मोबाइल एप्लीकेशन एंड वायरस अटैक ऑन पर्सनल कंप्यूटर। हालांकि जो हमने पढ़ा लगभग वही सारी चीजें उसको दूसरे तरीके से एनसीईआरटी में बताया गया, तो वो हम भी, ये भी हम देख लेते हैं, ताकि आपको किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछा जाए तो आप आराम से आंसर कर पाए। तो आइडेंटिटी थेफ्ट में हमने देखा कि पर्सनल इंफॉर्मेशन को
चुराना। The personal information may include their name, phone number, address, bank account, Aadhaar number, credit card. Identity theft can have many adverse effects. Fraudster can use stolen personal information and identity proofs too. अब जिसके पास ये आइडेंटिटी गई है आपकी, वो कितने तरीके से इसको यूज कर सकता है? पहला, आपके बैंक अकाउंट का एक्सेस, देन अप्लाई फॉर लोन्स, क्रेडिट कार्ड, ओपन इंश्योरेंस अकाउंट्स, फाइल ए टैक्स रिफंड इन योर नेम एंड गेट योर रिफंड। आपको जो फायदे मिलने थे वो फायदे खुद ले लेगा वो। Obtain a driving license, passport, immigration papers, create new utility accounts, medical treatment on your health insurance, assume your identity on social media, give your name to police during an arrest। तो ये सारे काम मिसयूज हो सकते हैं। देन इसमें आइडेंटिटी थेफ्ट के अंदर किस तरह के साइबर क्राइम्स आते हैं? हैकिंग सोशल मीडिया अकाउंट्स, attackers gain access to a victim's social media account, misuse personal information and photographs, post offensive content or defame the victim। मतलब आपके सोशल मीडिया अकाउंट का अगर एक्सेस किसी के पास आ जाए, तो आपके इंस्टाग्राम पे ऐसे फोटोज अपलोड किए जा सकते हैं जो आपको डिफेम करने के लिए हो, या ऐसा ऑफेंसिव कंटेंट जो आपके यूजर आपसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं आपको नुकसान पहुंचाने के लिए ऐसा किया। मिस यूज ऑफ फोटोकॉपीज ऑफ आइडेंटिटी प्रूफ्स, तो मतलब आपका जो फोटोकॉपी करके आइडेंटिटी का, उसके बाद पैन कार्ड, आधार कार्ड, अदर आइडेंटिटी प्रूफ बनाए जा सकते हैं। कैन बी यूज फॉर फाइनेंशियल फ्रॉड एंड अदर हार्मफुल एक्टिविटीज। क्रेडिट डेबिट कार्ड स्किमिंग, तो ये एक अलग से एक नया वर्ड है जो आप देख सकते हैं कि यहाँ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। स्कीमर डिवाइस कैप्चर कार्ड डिटेल्स, नेम, नंबर, एक्सपायरी डेट फ्रॉम द मैग्नेटिक स्ट्रिप। तो स्कीमर्स होते हैं जो आपके कार्ड के ऊपर जो डिटेल्स है उनको चुराने का काम करते हैं। स्टोलन डाटा कैन बी यूज फॉर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, क्रिएटिंग डुप्लीकेट कार्ड्स, विदड्रॉइंग मनी फ्रॉम एटीएम्स। स्कीमिंग है, ये दोनों तरीके से हो सकती है। आपका कुछ जो आपका एटीएम जो पॉइंट है, वहां स्कीमर लगा के, जैसे ही आपने कार्ड इंसर्ट किया तो आपके कार्ड के ऊपर जो डिटेल्स है उसको कॉपी करके, ये जो विक्टिम जो है जिसका कार्ड है, वहां से कहाँ चला जाएगा? जो हैकर है उसके पास चला जाएगा। तो ये तो हुआ फिजिकल स्कीमिंग। फिर होता है एक वेब स्कीमिंग। मतलब आप आपकी वेबसाइट के ऊपर, आपके पीसी के ऊपर मालवेयर जो हमने डिस्कस किए वो भेज के, आपका जो डिटेल्स है, क्रेडेंशियल्स है, जो आपका यूजर आईडी है, पासवर्ड है, उसको कॉपी करके फिर इसका मिसयूज किया जा सकता है। तो फिजिकल स्कीमिंग भी होती है, उसके लिए तो उनको एक पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट लगाना पड़ता है। तो जैसे ही आपने इंसर्ट किया कार्ड, तो आपके कार्ड की डिटेल्स वो कॉपी कर लेगा। देन साइकोलॉजिकल ट्रिक्स इन साइबर क्राइम, जो हमने दूसरी बात की यहाँ, साइकोलॉजिकल ट्रिक्स इन साइबर क्राइम, ये क्या होती है? डेफिनेशन, attackers make manipulate victims mind using lucrative offers। आपको अच्छे अच्छे ऑफर दिखा के आपके माइंड को अ, एक तरह से मैनिपुलेट किया जाएगा। देन एम क्या होता है? स्टील मनी, पर्सनल डेटा और कॉज हार्म। मेथड क्या हो सकते हैं? फेक ईमेल्स, कॉल्स और एसएमएस हो सकते हैं। इसमें क्या ट्रिक्स होती हैं? पहला, फिशिंग, दूसरा विशिंग, तीसरा स्मिशिंग। देखो, फिशिंग जो वर्ड है, ये जो मछली पकड़ना होता है, फिशिंग फिशिंग करते हैं, जो मछली पकड़ते हैं, तो मछली को पहले दाना दिखाते हैं, फिर मछली आएगी, फिर एकदम मछली को लगेगा तो बहुत अच्छा आदमी है, दाना दिखा रहा है, फिर एकदम से दाना पकड़ेगी और साथ चली जाएगी। उस फिशिंग से ही ये फिशिंग बना है, पीएच वाला फिशिंग। और ये पीएच जो वर्ड है, ये आता है फ्रीकिंग, मतलब फोन फ्रीक, फोन प्लस फ्रीक, जिसको फोन बहुत ज्यादा यूज करना हो, फोन फ्रीक। तो यहाँ फोन और फ्रीक को मिला के फ्रीकिंग बनाया गया था। इसी तरीके से इसी पीएच को यूज करके यहाँ पे फिशिंग बना दिया, मतलब फोन के थ्रू, मतलब किसी भी कम्युनिकेशन डिवाइस के थ्रू आपके साथ फ्रॉड करना, इसको कहते हैं फिशिंग। तो मछली वाले एग्जांपल से समझो कि आपके पास ऐसा कुछ दाना डालने आएंगे, कुछ ऑफर वगैरह आएगा, वो आपको बहुत अच्छा लगेगा देखने में, बट उसके बाद आपको पता लगेगा ये तो जाल था। Then fraudulent emails appear to be from banks, recruiters, credit card companies। आपको लगेगा जेन्युइन है, यहाँ से है। Then trick victim to reveal sensitive personal and financial details। उसके बाद आपसे डिटेल्स वगैरह मांग सकते हैं। फिर है विशिंग। तो विशिंग का मतलब है वॉइस से, आपके पास फोन करके, सिमिलर टू फिशिंग बट डन वाया फोन कॉल्स। तो ऐसे विशिंग तो आप हर 5वें दिन देखते होंगे, आपके पास ऐसे कॉल्स आते होंगे। Fraudsters impersonate legitimate entities to extract confidential information। कि आपके पापा ने मुझे बोला है कि आपको 10,000 रुपये भेज दूं, बट वो 10,000 रुपये की बजाय मेरे से 20 आ गए, तो अब 10 आप मुझे वापस कर दो।
वो अभी हॉस्पिटल में है, उनका एक्सीडेंट हो गया है, ये वो सब कर चीज के मतलब आपके साथ फोन कॉल्स पे फ्रॉड करना इज विशिंग। देन स्मिशिंग का मतलब एस लग गया तो एसएमएस फ्रॉड। Based SMS-based phishing where victims receive fake text, message contain links and phone numbers leading to a scam। तो वहां से ऐसे लिंक होंगे जहां पे आपने क्लिक किया तो या तो मेलवेयर, कुछ वायरस, कुछ वॉर्म, कुछ ट्रोजन आपके सिस्टम में आ सकता है, या आपको किसी वेबसाइट पे राउट कर देगा। ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है? स्टील मनी, ऑब्जेक्ट सेंसिटिव ऑब्टेन सेंसिटिव पर्सनल इंफॉर्मेशन एंड कॉज फाइनेंशियल और पर्सनल हार्म। एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं? लॉटरी फ्रॉड, विक्टिम रिसीव फेक मैसेज क्लेमिंग दे वॉन ए लॉटरी। आपका मैसेज आएगा कि आप लॉटरी जीत चुके हैं, बधाई हो। फ्रॉडस्टर डिमांड ए टोकन पेमेंट एंड पर्सनल डिटेल्स, तो उससे कहेंगे आप जीत चुके हैं बट, तो जैसे ही बट लगता है वहां समझ जाएगा वो। हालांकि तो पहला मैसेज आते ही आप तो उसको रिपोर्ट कर दिया करो, बट वो कहेंगे कि देखो ये स्कीम जो है जिसमें आप 5 लाख रुपए जीते हैं, इसके लिए आपको मात्र 5,000 रुपए पहले डिपॉजिट कराने होंगे, उसके बाद आप ये अवेल कर सकते हैं। विक्टिम लॉसेस मनी बट नेवर रिसीव द प्राइस, तो 5 तो गए बट 5 लाख कभी नहीं आए। देन क्रेडिट डेबिट कार्ड फ्रॉड्स, फ्रॉडस्टर फॉल्सली क्लेम द विक्टिम्स कार्ड इज ब्लॉक्ड, कि आपका कार्ड ब्लॉक कर दिया है। विक्टिम पैनिक में आ जाएगा और वो कहेगा कि मेरी बैंक डिटेल है, प्लीज इसे वापस चालू कर दो। अटैकर मिस यूज द इन्फॉर्मेशन टू स्टील मनी, उसके बाद बाय बाय। देन जॉब रिलेटेड फ्रॉड्स हैं, विक्टिम गेट ए फेक जॉब ऑफर विद एन अट्रैक्टिव सैलरी। आप घर बैठे इतना कमाएं, आपको पार्ट टाइम में इतना पैसा मिल सकता है। बिलीविंग इट रियल, दे फॉलो द फ्रॉडस्टर इंस्ट्रक्शन। रिजल्ट क्या होता है? लॉस ऑफ मनी और इवन फिजिकल हार्म। देन सोशल मीडिया फ्रॉड, ये तीसरी कैटेगरी हम देख रहे हैं। डेफिनेशन क्या है? क्राइम यूजिंग सोशल मीडिया टू एक्सप्लॉइट विक्टिम्स। थ्रेट इंक्लूड लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन, डिफेमेशन, फाइनेंशियल लॉस और इवन फिजिकल हार्म। टाइप ऑफ सोशल मीडिया फ्रॉड्स, सिंपैथी फ्रॉड। तो आप इसकी एक पेपर के ऊपर लिस्ट बना सकते हैं कि ये सारी चीजें हमने आज पढ़ ली है, और उसको रिवाइज करने का तरीका ये है, अपना नाम देखते जाओ उसके ऊपर, जो भी नाम आपने देखा आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन है या नहीं है, बोल लिया एक बार तो आपको याद हो जाएगा। अटैकर बिफ्रेंड द विक्टिम ऑन सोशल मीडिया, आपसे दोस्त बनेंगे। गेन ट्रस्ट थ्रू फ्रीक्वेंट इंस्ट्रक्शन इंटरेक्शंस, आपसे बार बार बात करने की तरह से वो क्या करेंगे? आपका ट्रस्ट गेन कर लेंगे, आपको लगेगा कि ठीक है इनसे तो बहुत अच्छी दोस्ती हो गई है। लेटर एक्सप्लॉइट द विक्टिम फॉर मनी और कोज हार्म, और ये बच्चों के साथ ज्यादा होता है, टीन एज के टाइम ज्यादा होता है। रोमांस फ्रॉड, ये थोड़ा सा टीनेज के टाइम और उससे थोड़ा सा ऊपर। अटैकर्स बिल्ड एन इमोशनल कनेक्ट विद द विक्टिम, तो जैसे ही पता लगता है विक्टिम वल्नरेबल है या परेशान है या ब्रेकअप हुआ है, कुछ भी हुआ है, तो ऐसे केस में उसको अप्रोच करने की कोशिश करेंगे। देन दे एक्सप्लॉइट हिम और हर फाइनेंशियली, इमोशनली, फिजिकली। साइबर स्टॉकिंग हमने देख लिया। अटैकर harass the victim via email, message, website, use anonymity to threaten and follow the victim activities online and offline, दोनों जगह उसको फॉलो करना। और स्टॉकिंग बीएनएस के अंदर क्राइम है, जो वुमन से रिलेटेड लॉज हैं उनमें भी ये क्राइम है। एंड साइबर बुलिंग हमने देख लिया, बुलिंग वाई एसएमएस, सोशल मीडिया, फोरम, गेमिंग प्लेटफॉर्म। गेमिंग प्लेटफॉर्म भी बहुत चल रहा है आजकल, तो यहाँ भी बुलिंग होती है। हार्मफुल, फॉल्स एंड ह्यूमिलेटिंग कंटेंट अबाउट द विक्टिम कैन एक्सेलेट टू क्रिमिनल बिहेवियर, तो इस तरह से इस हद तक उसको लाया जा सकता है कि ताकि वो कुछ क्राइम कमिट करे। प्रिवेंशन कैसे हो सकता है? लिमिट शेयरिंग पर्सनल इंफॉर्मेशन, स्ट्रेंथन प्राइवेसी सेटिंग, अवॉइड इंटरेक्शन विद अननोन इंडिविजुअल्स। देन अगली कैटेगरी है मोबाइल एप्लीकेशन फ्रॉड्स। इंक्रीज इन स्मार्टफोन यूज, हायर रिस्क ऑफ साइबर फ्रॉड। तो शुरुआत में हमने बात की थी कि जो इंटरनेट है उसका पेनिट्रेशन बहुत बढ़ गया है, मोबाइल फोन का जो पेनिट्रेशन है वो बिल्कुल रूरल एरिया में बहुत हर जगह हो गया अब तो इस कारण से साइबर फ्रॉड्स का रिस्क बहुत ज्यादा हो गया है। मोबाइल ट्रांजेक्शन हैव सर्ज्ड अट्रैक्टिंग साइबर क्रिमिनल्स, तो अब यूपीआई का यूज वगैरह हर चीज में क्या होता है? मोबाइल का यूज करते हैं। एक्सप्लोइट डिजिटल पेमेंट एंड गेमिंग एप्स, तो गेमिंग एप्स हैं वो जो डिजिटल पेमेंट है जहां भी आप छोटे से छोटा पेमेंट भी आप डिजिटल तरीके से करते हैं, तो ये वल्नरेबल हो गया है। हर इंसान अपने यूपीआई को लेके कि अटैकर्स कभी भी उसको अटैक कर सकते हैं। देन कॉमन साइबर अटैक ऑन मोबाइल एप्लीकेशन, साइबर अटैक यूजिंग इन्फेक्टेड एप्स, यूजर इग्नोर सिक्योरिटी वार्निंग इन familiar apps, fraudster infect app with trojan malware। आपको लगेगा कि ये एप्लीकेशन बहुत फेमिलियर है, कोई दिक्कत नहीं इसके अंदर, बट साथ में वो जो वुडन घोड़ा था जो ग्रीक का, वो उसके अंदर बैठा रहता है।
तो वो भी आपको ऐसा लगेगा कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एक्सेस मैसेज, ओटीपीज, कॉन्टेक्ट, ईमेल, फोटोज एंड कैमरा, then display obscene ad and sign user up for paid services, steal personal financial data। तो ये सारे काम इसमें हो सकते हैं। देन प्रिवेंशन क्या हो सकता है, डाउनलोड ओनली फ्रॉम ऑफिशियल स्टोर, गूगल प्ले, एप्पल ऐप स्टोर, इनसे ही डाउनलोड करें। ऐसे नहीं कहीं से भी उठाए जा रहे हैं कि लिंक से सीधा आप डाउनलोड कर रहे हैं ताकि आपको पेमेंट ना देना पड़े, उसकी सर्विसेज आपको फ्री में मिल जाए उस एप्लीकेशन की, तो ऐसा ना करें। अवॉइड ग्रांटिंग अननेसेसरी परमिशंस, आपको पता ही नहीं लगता आपने कितनी परमिशन दे दी है कितनी नहीं दी है, किस किस एप्लीकेशन को कैमरा की परमिशन दे रखी है, किस एप्लीकेशन को माइक्रोफोन की परमिशन दे रखी है, तो सब चले जा रहा है इसके अंदर। तो अननेसेसरी एप्लीकेशन को अननेसेसरी परमिशन ना दें। कीप ऐप एंड ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेटेड, इसको अपडेटेड रखें। यूज सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर एंड बी कॉशियस ऑफ सस्पिशियस लिंक्स, तो सस्पिशियस लिंक है उनको ओपन ना करें। उसके बाद है ऑनलाइन बैंकिंग फ्रॉड्स। बैंकिंग सर्विसेज शिफ्टिंग ऑनलाइन, बैंक में कोई नहीं जाता, अब सारा फोन से करते हैं। इंक्रीजिंग साइबर फ्रॉड और रिस्क, फोन और लैपटॉप अपने कंप्यूटर से उसको ऑपरेट करते हैं। ऑनलाइन अकाउंट्स नीड स्ट्रॉन्ग पासवर्ड प्रोटेक्शन लाइक ए लॉक एंड की फॉर वैल्यूएबल्स। जैसे कि आप अपने सोने को छुपा के रखते हैं, उसी तरीके से ऑनलाइन अकाउंट्स को भी अच्छी तरह से लॉक करके रखें। देन कॉमन ऑनलाइन बैंकिंग फ्रॉड्स, डिजिटल पेमेंट एप्लीकेशन अटैक, हैकर्स टारगेट डिजिटल वॉलेट्स एंड बैंकिंग एप्स, unauthorized access can lead to financial losses। अनऑथराइज्ड एक्सेस, भाई आप ऑथराइज्ड हैं, आपके पास पासवर्ड है, आपका अकाउंट है, उसको कोई और एक्सेस करेगा तो फाइनेंशियल लॉस तो होना ही है। हैकिंग ड्यू टू वीक पासवर्ड, आपसे बोला जाता है पासवर्ड बनाओ, उसके अंदर एक अ, जो स्पेशल लेटर है वो होना चाहिए, एक अपर केस वो होना चाहिए एबीसीडी में, बड़ा एबीसीडी, एक लोअर केस होना चाहिए, उसके अंदर कुछ नंबर होने चाहिए। तो इस तरह से स्ट्रॉन्ग पासवर्ड अगर होगा तो उसको हैक करना, उसमें एंटर होना, उसको ब्रेक करना, क्रैक करना बहुत इजी नहीं होता हैकर्स के लिए। अटैकर यूज प्रोग्राम टू गैस कॉमन पासवर्ड, जो कॉमन पासवर्ड होते हैं उसको यूज करके, मतलब बोट से करवाते हैं ये काम कि जितने भी कॉमन पासवर्ड हो उसके अंदर आप उसमें बार बार, hence hacked money can be stolen and illegal transaction can be made। hacking multiple account with the same password, if a same password is used across accounts, आपने एक ही पासवर्ड यूज कर रखा है हर जगह, हैकिंग कैन लीड टू ब्रीचिंग अदर्स, तो एक हैक हो गया तो बाकी भी गए, तो इसलिए सबका पासवर्ड अलग हो, अलग से एक कोई आपकी डायरी हो। कितना भी ऑनलाइन हो जाओ, एंड में आपको एक ऑफलाइन जगह पे सारे पासवर्ड रखने चाहिए। देन प्रिवेंशन, यूज स्ट्रॉन्ग एंड यूनिक पासवर्ड फॉर ईच अकाउंट, एनेबल टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन। टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, इसका मतलब टू स्टेप वेरिफिकेशन। जैसे मान लीजिए आप किसी पर्टिकुलर आपके अकाउंट में जाना चाहते हैं, पहला तो स्टेप होगा, पहला जो लेयर होगा वो होगा आप उसमें पासवर्ड एंटर करें। पासवर्ड एंटर करने के तुरंत बाद आप एंटर नहीं कर सकते अकाउंट में, उसके बाद आपके फोन पे एक ओटीपी आएगा, फिर आप ओटीपी एंटर करें, उसके बाद आप एंटर कर सकते हैं। तो इस तरह से टू स्टेप वेरिफिकेशन हो। अवॉइड सेविंग बैंक क्रेडेंशियल ऑन शेयर्ड एंड पब्लिक डिवाइसेस, जो आपके पब्लिक डिवाइसेस हैं, शेयर डिवाइसेस, उनके ऊपर उनको यूज ना करें। रेगुलर मॉनिटर बैंक ट्रांजेक्शन फॉर अनऑथराइज्ड एक्टिविटी, बैंक ट्रांजेक्शन को मॉनिटर करते रहें, और स्पेशली आप जो पब्लिक वाईफाई है उनको यूज ना करें। वायरस अटैक ऑन पर्सनल कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर स्टोर क्रिटिकल डेटा, बैंक डिटेल्स, बिजनेस डॉक्यूमेंट्स, पर्सनल फाइल्स हैं। प्रोटेक्टिंग कंप्यूटर फ्रॉम वायरस मालवेयर इज असेंशियल, ये हमने देख लिया, इनमें डिफरेंस क्या है। वेज वायरस एंटर द कंप्यूटर थ्रू एक्सटर्नल डिवाइस, आपने कुछ पेन ड्राइव वगैरह यूज की। वायरस स्प्रेड बाय इन्फेक्टेड यूएसबी हार्ड डिस्क एंड अदर एक्सटर्नल स्टोरेज बाय डाउनलोडिंग फाइल्स फ्रॉम अनट्रस्टेड वेबसाइट्स। malicious file disguised as music, videos, advertisement infected the system, ये ट्रोजन भी हो सकते हैं, ध्यान रखिए। then through installation of malicious software, virus are hidden in untrusted software or game files, once installed they spread and corrupt the computer। तो हमने देखा कि वायरस रेप्लिकेट करता अपने आप को। कॉन्सिक्वेंस क्या हो सकता है वायरस अटैक का, इट स्लो डाउन द कंप्यूटर, करप्ट, डिलीट और कॉज लॉस ऑफ डेटा। प्रिवेंशन क्या है, यूज एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, कीप इट अपडेटेड, अवॉइड यूजिंग अननोन यूएसबी डिवाइस, डाउनलोड फाइल्स एंड सॉफ्टवेयर फ्रॉम ट्रस्टेड सोर्सेस ओनली। तो ये हुई आपकी बातें इसको लेके, जो साइबर क्राइम्स के तरीके हो सकते हैं, उनमें क्या टूल्स यूज किए जा सकते हैं उस बारे में। नेक्स्ट जो पार्ट है हमारे लेक्चर का वो है स्टेप्स टू कर्ब साइबर क्राइम्स इन इंडिया।
जिसके अंदर हम कुछ जनरल बातें करेंगे और देन स्पेसिफिकली हम देखेंगे आईटी एक्ट 2000। तो ये हम नेक्स्ट पार्ट में करने वाले हैं। तो इन दोनों पार्ट्स में से कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बिकॉज आपके सिलेबस में लिखा है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लॉ इंक्लूडिंग साइबर क्राइम, कॉन्सेप्ट, पर्पस एंड प्रोस्पेक्ट। तो ये एक्सटेंट बड़ा हो गया, यहाँ पे क्वेश्चन दोनों तरह से आ सकता है। आपसे कॉन्सेप्ट भी पूछा जा सकता है कि साइबर क्राइम होता क्या है, किस तरीके से होता है, आइडेंटिटी थेफ्ट क्या है, और ये भी पूछा जा सकता है कि इसको रोकने के क्या हमारे पास प्रावधान है। आईटी एक्ट से स्पेसिफिकली क्वेश्चन आ सकता है। सो till then keep revising and see you in the next class with steps to curb cybercrime and IT Act 2000.